गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी में कैमरे में बंद अपाहिज के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 2 छंदों का अध्ययन किया था। आज हम इसमें तीसरे और चौथे छंद का अध्ययन करेंगे। देखिए, तीसरा इसका जो छंद है वो कह रहा है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए। इसमें मीडिया वालों की मानसिकता पर कवि के द्वारा एक करारा व्यंग किया गया है, रघुवीर सहाय जी द्वारा। इसको आपने देखा है पिछले छंदों में भी कि ये पूरा चैप्टर एक अपाहिज और मीडिया वालों को लेकर के ही कवि ने बनाया है, लिखा है। तो यहाँ मीडिया वालों की मानसिकता पर एक व्यंग किया है कवि ने। मीडिया वाले उस अपाहिज को बुला करके अपने स्टूडियो में लाते हैं और उससे तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल करते हैं, जिससे वह और दुखी हो जाए, रोने लगे। उनके प्रश्नों का उत्तर भी वो नहीं दे पाता है। फिर वो अपने कार्यक्रम को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक कि समाज पर भी वो कटाक्ष करते हैं, समाज के लोगों पर भी कटाक्ष करना नहीं चूकते हैं मीडिया वाले। तो देखिए, फिर आगे उसी को बढ़ाते हुए कवि कह रहा है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी मीडिया के लोग उस अपाहिज से बेतुके सवाल करते हुए कह रहे हैं, अपाहिज से पूछते हैं कि आप बताइए कि जब आप अपाहिज हैं तो अपाहिज होने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, अर्थात ये आपको कैसा लगता है। सोच करके बताइए, सोचिए बताइए, सोच कर बताइए कि यदि वह, ठीक ना, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और जब वह नहीं बता पाता है, दुख के कारण वह अपाहिज नहीं बता पाता है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, चूँकि ये उस पर एक तरीके से उसके दुखों को कुरेदना होता है मीडिया वालों के द्वारा। और जब वह उसे इस तरह से प्रश्न, उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, तो वह उनके बातों का उत्तर नहीं दे पाता है। तो वह स्वयं, हम खुद इशारों से बताएंगे, मीडिया वाले स्वयं ही उसके द्वारा, यानी उस अपाहिज के द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों को स्वयं अपने इशारों से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उन्हें ऐसा कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। यानी मीडिया वाले जब अपाहिज से प्रश्न करते हैं और अपाहिज यह नहीं बता पाता है कि अपाहिज होने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो मीडिया वाले अपने इशारों के द्वारा, अपने संकेतों के द्वारा स्वयं यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ। और फिर उसको और भी उत्साहित करते हैं और भी उसे इस तरह के बेतुके प्रश्नों पर आगे बढ़ते जाते हैं कि सोचिए सोचिए, आप ज़रा सोच करके तो बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर मीडिया के लोग उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए, और प्रयास कीजिए, थोड़ी और कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि आप आज मीडिया के समक्ष हैं, मीडिया के समक्ष होने के बावजूद भी यदि आप अपने कष्टों को इस समय नहीं बता पाते हैं, तो यह आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप अपनी बात को, अपने कष्ट को, अपने दुखों को, सरकार जो आपकी मदद नहीं कर रही है, इन बातों को आप अपने बातों के माध्यम से पूरे समाज को बता सकते हैं। और अगर आज आप नहीं बता पाते हैं तो आप स्वयं एक सुनहरा मौका खो बैठेंगे, गंवा देंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपके पास दोबारा नहीं आ सकता है कि आप अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सकें। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, क्योंकि कभी भी मीडिया से जुड़ा हुआ था, इसके जीवन परिचय में मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वह अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने का है, कि अधिक से अधिक दर्शक हमारे चैनल को देखें। इसलिए वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं और इसीलिए हम आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक ना, उसको रुला देंगे। और कभी कहता है कि इस तरह से मीडिया वाले ऐसा ऐसा प्रश्न उससे पूछते हैं कि वह उनके उत्तर देने के बजाय रोने लगता है। और जब वह रोने लगता है, अपाहिज रोने लगता है, तो मीडिया वाले इस बात को और बढ़ा चढ़ा करके समाज के लोगों पर भी कटाक्ष करते हैं। अर्थात मीडिया वाले भी और समाज के लोग भी
वह एक तरीके से माना जाए तो उस अपाहिज के रोने की प्रतीक्षा करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं कि वह कब रोने लगेगा इनके प्रश्नों से, ठीक है ना। और इस तरह से मीडिया वाले जो हैं वह दर्शकों पर भी, दर्शक का मतलब समाज के लोगों से भी कटाक्ष करते हैं, उन पर भी कटाक्ष करते हैं। और इस तरह से वह अपाहिज जब रोने लगता है तो इससे वे और भी अपने बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं कि एक अपाहिज जिसकी मदद ना तो सरकार कर रही है ना तो समाज के लोग कर रहे हैं, देखिए ये इतना दुखी है कि अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकता और रो रहा है। तो बच्चों, उम्मीद है कि तीसरे और चौथे छंद का अर्थ जो है, उसकी व्याख्या जो है, ये आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। अब आइए हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। क्योंकि प्रश्न पूछा गया, इसलिए प्रश्नालंकार और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है। इसमें मानवता के क्षीण होने पर भी, यानी क्षीण होती मानवता पर भी करारा व्यंग किया गया है कि जो समाज के लोग हैं वो भी उस अपाहिज के रोने की प्रतीक्षा करते हैं, उसका इंतजार करते हैं। तो इसमें क्षीण होती मानवता या मानवीय संवेदना का भी अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। और दूरदर्शन के जो कार्यक्रम निर्माता हैं उन पर भी व्यंग्य किया गया है। ये इसका शिल्प सौंदर्य है। इन छंदों पर आइए आधारित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कवि ने दूरदर्शन संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? कवि ने दूरदर्शन संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? बहुत अच्छा है। कवि जो है वो दूरदर्शन की संचालकों की व्यावसायिकता पर व्यंग्य किया है। क्योंकि वो देखिए यहाँ है ना, चौथे में, आप जानते हैं, ये देखिए ये पंक्ति आप देखिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, ठीक ना। तो कार्यक्रम का अगर रोचक बन जाएगा तो दर्शक अधिक से अधिक उनके वीडियो को देखेंगे, जिससे उनका चैनल और प्रसिद्ध होगा, ठीक ना। इसीलिए वो इनकी व्यावसायिकता है। तो यहाँ पर कवि ने दूरदर्शन संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया है, ठीक। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? ये दूसरा प्रश्न है, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? देखिए, संचालक जो होता है वह संकेत द्वारा यह बताता है कि एक जो अपाहिज है वह अपने दर्द को उनके चैनल के माध्यम से समाज को किस प्रकार बताए। अर्थात मीडिया वाले उसे यह बताते हैं कि मैं जिस तरह से कह रहा हूँ उसी तरह से आप अपना दर्द समाज के सामने रखिए। वो उनको अपना दर्द व्यक्त करने का तरीका बताते हैं, जिससे उनका कार्यक्रम और भी रोचक हो जाए, ठीक। तीसरा प्रश्न है, दर्शकों की मानसिकता क्या है? देखिए, दर्शकों की भी मानसिकता है। अभी आप पिछले छंद में पढ़ा आपने कि वे भी, दर्शक जो हैं वो भी अपाहिज के रोने की प्रतीक्षा करते हैं, रोने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दर्शक जो हैं, अच्छा, किसी की पीड़ा से अगर हम उसके रोने का इंतज़ार करते हैं तो कोई जब पीड़ित होगा तभी रोएगा। अगर हम उसके रुदन का इंतज़ार करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके रुदन में भी हमको आनंद मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, हम संवेदनहीन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका सीधा सूत्र आप लिख देंगे कि दर्शकों की इस मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है कि वे किसी की भी पीड़ा का आनंद लेते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि वे संवेदनहीन हो गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये दोनों छंद के अर्थ और इन छंदों पर आधारित प्रश्न तथा इन छंदों के शिल्प सौंदर्य भी आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। क्योंकि यदि कोई भी आपका मित्र अगर आपके साथ छूट गया, इस समय आपकी पढ़ाई विद्यालय के माध्यम से बाधित चल रही है, तो ऑनलाइन ये जो क्लासें चल रही हैं इसका लाभ वो भी ले सके। आप अपने मित्र को भी ज़रूर ये बातें बताइए, उनके पास ये वीडियो भेजिए। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नया कोई भी वीडियो आपके कोर्स से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।
यहीं पर ये चैप्टर भी, अब आज का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के अगले हिस्से को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।